नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं इजी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर या जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके किसी भी एग्जाम की नज़र से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है भारत के महान न्यायवादी। इनका कई बार जिक्र आपने सुना होगा, चाहे टीवी में या न्यूज़ में कई जगह आपने सुना होगा इनके बारे में। तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि ये कौन होते हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है और ये किस प्रकार देश की प्रगति में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक एक बिल्कुल टॉपिक वाइज इनका जो है हर चीज़ करने की कोशिश की है। आज इनका किस अनुच्छेद के द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की जाती है, इनकी नियुक्ति किस प्रकार कौन करता है, योग्यताएं, कार्यकाल, वेतन और इनके कार्य क्या क्या होते हैं, एक एक टॉपिक हमने इसी वजह से लिखा हुआ है, एक एक बिंदु, ताकि कोई भी चीज़ इस मामले में छूटे ना। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। शुरू करते हैं हम ये वीडियो। तो दोस्तों, भारत के महान न्यायवादी, देखिए कोई भी सरकार, जब वह सरकार, खासकर अगर यहाँ पे हम महान न्यायवादी के बारे में बात कर रहे हैं भारत के, तो हम यहाँ केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे। कोई भी जब केंद्र सरकार चुन करके मताधिकार द्वारा सत्ता में आती है, तब उसके ऊपर पूरे देश को चलाने के लिए या कानून बनाने की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। उसका एक भी गलत फैसला पूरे भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और अगर उनका कोई भी फैसला गलत होता है तो सीधा उस फैसले को फिर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है, और अगर उसमें कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए संविधान में एक पद का सृजन किया गया अनुच्छेद 76 के द्वारा, यानी अनुच्छेद 76 जो है ये महान्यायवादी के पद का सृजन करता है। महान्यायवादी के पद का सृजन करता है। तो अनुच्छेद 76 के द्वारा भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार जो होता है वह भारत का महान न्यायवादी होता है, जो इनके फैसले में इनको विधि से जितनी भी जरूरी सलाह होती है वह सलाह देता है, ताकि इनका कोई भी कार्य संविधान के खिलाफ या फिर संविधान के हिसाब से ही चले, कानून के हिसाब से चले, कोई भी इसमें त्रुटि ना हो। तो आगे हम अगला बात करते हैं इसकी नियुक्ति को लेकर के। तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं, और इनकी नियुक्ति, यहाँ पे शब्द देखिए जो आ रहा है नियुक्ति शब्द। नियुक्ति शब्द का मतलब देखिए, पहले दो शब्द होते हैं, निर्वाचन और नियुक्ति। निर्वाचन का मतलब है वह चुन के अगर उस पद तक पहुंचा है, परंतु यहाँ पे आई नियुक्ति, यानी इनकी नियुक्ति की जाती है, यानी इनमें मतदान का कोई भी किसी भी तरह का जिक्र नहीं है, इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार की सलाह पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है भारत सरकार की सलाह पर। तो यहाँ आप देखिए, भारत सरकार की सलाह पर, भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अब नियुक्ति करने के लिए देखिए तो इसको एक आप नॉर्मल वे में लेके भी चलेंगे। अगर किसी की नियुक्ति की जा रही है तो उसके बाद उसकी वेतन संबंधी या योग्यताएं संबंधी चीजें आती हैं। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं इनकी योग्यताओं के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो इसकी वजह से इनकी योग्यताएं जो हैं वो भी कम नहीं हो सकती। दोस्तों, इनकी योग्यताएं जो हैं वह भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं मांगी जाती हैं वही योग्यताएं इनके लिए मांगी जाती हैं। अगर इनको अर्थात आसान शब्दों में अगर इन्हें कहें तो उच्चतम न्यायालय के जज के लिए क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जाती हैं। जैसे प्रथम तो यही हो गया कि वह भारत का नागरिक हो और उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में या तो 10 वर्षों का कानूनी, 10 वर्षों का उसका वकालत का, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 वर्षों का, 10 वर्षों का। या फिर एक दूसरी होती है कि कम से कम उन्होंने उच्च न्यायालय एक या एक से ज़्यादा में 5 वर्षों तक जज के
का पदभार संभाला हो। ये किए हुए व्यक्ति जो होते हैं वह भारत के महान न्यायवादी के लिए इतनी योग्यता तो उनके पास होनी ही चाहिए, तभी वह इस नागरिक इसके लिए पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रपति उनका नाम ये सब देकर के मनोनीत कर सकता है, या राष्ट्रपति की नजरों में वह वकालत के इन सभी जो पायदान है इन सब पे खरे उतरने चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद अगली बात आती है इनके कार्यकाल से जुड़ी हुई। इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। अगर यहाँ कार्यकाल की हम बात करते हैं तो महान्यायवादी का कोई भी फिक्स एक कार्यकाल नहीं होता। इनको राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक, यानी कि ये जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति के मर्जी के मुताबिक यह अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। राष्ट्रपति ही इन्हें निर्वाचित करता है और राष्ट्रपति के पास भी अगर मंत्रिपरिषद चाहे तो वह राष्ट्रपति को सलाह देकर के, यानी राष्ट्रपति उनकी सलाह से इसको उसके पद से हटा भी सकता है। यानी इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें समय से पहले भी हटा सकता है और समय के बाद भी हटा सकता है, या फिर इनका कार्यकाल और बढ़ा भी सकता है। और अगर ये चाहे अपना पद छोड़ना तो ये अपना त्याग पत्र देंगे। किसको? इनका त्याग पत्र जाएगा, इनका त्याग पत्र राष्ट्रपति के पास इन्हें देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को इन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब ये अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आता है मुद्दा इनके वेतन से जुड़ा हुआ। देखिए दोस्तों, इनका वेतन जो है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है तो इसी वजह से इनका वेतन भी भारतीय संविधान में इनका वेतन भी लिखित नहीं है। इनका वेतन राष्ट्रपति ही जो है वो डिसाइड करता है कि इन्हें राष्ट्रपति कितना वेतन देगा। राष्ट्रपति अपने हिसाब से इनका वेतन जो है तय करता है। नॉर्मली इनको कैबिनेट जो मंत्री होता है एक, उसी के हिसाब से इसको वेतन और भत्तों की जो है पूरी की जाती है, इनकी तनख्वाह उसी से। तो वेतन यहाँ पे जो है वो भी इनकी कैबिनेट मंत्री की तरह दी जाती है, तो इनका वेतन भी कोई फिक्स नहीं होता। अगला आता है इनका कार्य से जुड़ा हुआ। देखिए दोस्तों, इनके कार्य से जुड़ी हुई बातें थोड़ा ध्यान से देखना है। इनके कार्य, जैसे मैंने बताया कि भारत सरकार को विधि संबंधी जो भी मामले होते हैं उसमें ये अपनी कानूनी सलाह दे सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी भी कार्य को इन्हें पूरा करना होता है। अब देखिए, ये इनके कार्य थे और राष्ट्रपति इन्हें क्या क्या कार्य दे सकता है। जैसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के ये पक्षकार होते हैं, भारत सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखते हैं, या पूरे भारत में किसी भी न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में ये भारत सरकार का पक्षकार जो है वो उसकी तरह रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्हें, क्योंकि बहुत ही उच्च पदों में से एक है ये, तो इसी वजह से इन्हें और भी बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। जैसे ये भारत की संसद में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी अगर देखें तो यह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सभा का सदस्य बनके ये उस सभा में बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बातें रखने के बाद ये किसी समिति के सदस्य भी बन सकते हैं, किसी समिति के भी सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, चौथी एक चीज और देखें, किसी भी समिति के सदस्य ये बन सकते हैं। उसके बाद ये चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक, उसमें भी भाग ले सकते हैं। लेकिन इनके पास एक चीज का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये विधि सलाहकार हैं, ये कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, कैबिनेट के सदस्य नहीं है। इसी वजह से इन्हें उसमें मताधिकार का जो है वो अधिकार नहीं होता। ठीक है, यानी कि इनमें इन्हें मताधिकार का मत, यानी कि
वोटिंग का अधिकार जो है इन्हें संसद के अंदर वह प्राप्त नहीं है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ों के बाद ये चाहे तो राज्यसभा में जाके अपनी बात रख सकते हैं, कि समिति के सदस्य बन सकते हैं, लोकसभा में जा सकते हैं, या फिर दोनों की संयुक्त बैठकों में जा सकते हैं, परंतु यह वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। इनका पद जो है वो उच्च पद है, इसी वजह से इनकी सलाह मानी जाती है, इनकी सलाह ली जाती है उन कार्यों में, पर ये उनका सदस्य नहीं होने की वजह से वोट नहीं डाल सकते। चलिए, यहाँ तक बात आ गई थी इनके कार्यों की, तो ये यहाँ हो गए पूरे। तो एक एक चीज ध्यान से आपने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 के द्वारा देखिए बहुत ही ये नॉर्मल आसान तरीके से याद हो जाएगा, इसको आप अगर एक स्टोरी की तरह भी समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के तहत इस पद का भारतीय संविधान में सृजन किया गया है, महान्यायवादी का। इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति की ही जो है इच्छा से ये अपने पद पर जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, और राष्ट्रपति ने अपने मर्जी के मुताबिक हटा भी सकता है भारत सरकार की सलाह पर। ठीक है, तो यहाँ से इतना तो आ सकता है। उसके बाद इनकी योग्यताएं, इनकी अगर ये देखिए यहाँ पे एक और बात आ जाती है जो मैंने आपको बताया था कि नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है, और अगर ये खुद भी चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। उसके बाद इनकी योग्यताएं की बात आई थी। योग्यताओं में मैंने बताया योग्यता, क्योंकि ये विधि सलाहकार होते हैं तो किसी भी सामान्य वकील को, सामान्य जो कानून के जानकार होते हैं उनको इस पद पर नहीं बिठाया जा सकता है। तो इसी वजह से इस पद के लिए वह व्यक्ति जो इस पद के लिए दावेदार कहलाया जाता है, उसके अंदर भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का या तो वकालत का उसको अनुभव होना चाहिए, या फिर 5 वर्षों का न्यायाधीश का उसको अनुभव होना चाहिए, तब वो इस पद के लिए योग्यता रखता है। और वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये लाइन एक सब में लगभग ये हर भारतीय पदों में जो है ये भारत का नागरिक होना ही चाहिए। पर्सन जो भी किसी भी पद के लिए दावेदार होता है भारत में, भारत का नागरिक होना चाहिए, और बाकी उसकी अर्हताएं जो होती हैं वह उस पद के हिसाब से चुनी जाती हैं। उसके बाद उसका कार्यकाल आता है। दोस्तों, कार्यकाल उसका मैंने बताया कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, उसका कार्यकाल राष्ट्रपति तय करते हैं। जब तक कहा यह जाता है कि उनका कार्यकाल जो है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह से उनकी नियुक्ति होती है, तो जब मंत्रिपरिषद का 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वह समाप्त हो जाए, या वह जो कैबिनेट है वह अपने आप ही त्यागपत्र देके पीछे हो जाए, तब इन्हें भी उनके साथ साथ त्यागपत्र देना होता है। यह एक नॉर्मल बात कही जाती है, परंतु यही कहा जाता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें अपने पद से हटा सकते हैं, ये कुछ नहीं उसमें इंटरफेयर कर सकते। उसके बाद वेतन की बात आती है, तो वेतन भी इनका राष्ट्रपति ही चुन के देते हैं। इनका एक कैबिनेट मंत्री की तरह वेतन दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री की तरह वेतन एवं भत्ते इनके निश्चित होते हैं। उसके बाद इनका कार्य आता है। इनके कार्य में मैंने बता दिया अभी कार्य में कि भारत सरकार को विधि संबंधी सलाहकार देते हैं, भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, या किसी भी भारत के न्यायालय में उनका पक्ष रख सकते हैं, उनकी तरफ से आ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ इनकी मर्यादाएं भी दी गई हैं, मतलब इन्हें क्या नहीं करना है उस पद पर रहते हुए। देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार को लेकर के किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी, किसी भी बात के ऊपर विश्लेषण नहीं करना, जो भी मना किया गया हो। उसके बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का जो है किसी भी न्यायालय में जाकर के ये उसका साथ नहीं दे सकते बिना भारत सरकार की सलाह के। और तीसरा एक ये है कि ये किसी भी कंपनी के निदेशक जो होते हैं, बिना भारत सरकार के इजाजत के ये उनका पदभार भी नहीं संभाल सकते, किसी भी कंपनी का के निदेशक का। तो इन्हें, क्योंकि इन्हें मेन उन्हीं के लिए रखा जाता है सलाह देने के लिए, तो उन्हीं के हिसाब से इन्हें चलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये उनकी बातें थी। अब यहाँ पे एक आता है, आपने सब शब्द सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, ठीक। सॉलिसिटर जनरल यानी कि महाधिवक्ता। सॉलिसिटर जनरल जो होता है, इस पद का सृजन भी, ये भी एक प्रकार का विधि सलाहकार ही होता है, परंतु यह भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा मंत्रिपरिषद है,
इतने पूरे भारत के जो 125 करोड़ वासी हैं उनके लिए कोई फैसला अगर लेना है तो इसमें ये अकेले, इनको थोड़ी बहुत अगर दिक्कतें आती हैं तो ये अपने जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनके साथ ये बातचीत करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद आगे और मशवरा करते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो होता है, इनके पद का सृजन संविधान में अनुच्छेद 76 के द्वारा नहीं किया गया, परंतु इन्हें फिर भी इन्हीं के लिए सलाहकार के रूप में महान्यायवादी को सलाह देने के लिए की सहायता के लिए महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल के पद का सृजन किया गया है। दो होते हैं, सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल। तो इन दोनों का जो पद है वह महान्यायवादी की सहायता के लिए सृजित किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर था बात के महान्यायवादी। आशा करते हैं कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। इसी प्रकार से हम और भी आपके लिए अच्छी वीडियोस डालते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।